मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें जेसन नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। जेसन अपने फैमिली के साथ एक एम्यूजमेंट पार्क में घूमने आया होता है। फिर वो घर चले आते हैं। जब वो घर आते हैं तो हम देखते हैं जेसन अपने परिवार के साथ नहीं, वो अपने बॉस के परिवार के साथ आया है। जेसन के बॉस ने जेसन को अपने परिवार को ठीक से घुमाकर सेफली घर पहुंचाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि बॉस की वाइफ का बर्थडे होता है। जेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए रिप्रेजेंटेटिव का काम करता। जेसन वहाँ से अपने घर चला आता है। फिर हमें उसका छोटा भाई माइकल को दिखाया जाता है। जेसन अपने भाई के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, तो हमें पता चलता है दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है। जेसन घर के अंदर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ जेन और उसके दोनों बच्चे खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा का बर्थडे होता है, पर जेसन के पास पैसे नहीं होते जिससे कि वो सेलिब्रेट कर सके। और वो बच्चे जो खाना खा रहे होते हैं वो माइकल ने अपने पैसे से लाए होते हैं, पर वो लोग जिस तरह खाना खा रहे थे वो बहुत ही वियर्ड था। इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। जेसन अपने रूम में जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ उससे मिलने जाती है। वो कहती है माइकल बाहर खड़ा है, उसे अंदर बुला लो। जेसन कहता है उसकी वजह से हमारी ये हालत हुई है, वो मेरा भाई नहीं है। फिर माइकल को दिखाया जाता है, वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो अपने असिस्टेंट से मिलने जाता है। हमें यहाँ पता चलता है माइकल के कहने से जेसन अपना सारा प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट में डाल दी होती है, और शेयर डाउन होने की वजह से वो आज कंगाल है। इसीलिए जेसन माइकल को अपने इस हालत का जिम्मेदार मानता है, और माइकल भी इसी काम के लिए अपने आप को गिल्टी मानता है। अब जेसन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, और जेसन का एक कलीग उसका मजाक उड़ाता है स्टॉक मार्केट में पैसा डुबाने वाली बात पर। जेसन गुस्सा होकर उस पर भड़क जाता है। अब माइकल और उसकी वाइफ लिंडा को दिखाया जाता है, और लिंडा एक डॉक्टर होती है। माइकल लिंडा को एक लोन करने की रिक्वेस्ट करता है, जिससे कि वो अपने भाई की ज़िंदगी सुधार सके। फिर लिंडा जेसन से आकर मिलती है और ये सब बातें कहती है। जेसन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल देकर कहता है माइकल एक जहर है, जो जिसके भी ज़िंदगी में आता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और वो लिंडा को कहता है मेरे भाई से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है एक कपल को जो कि मॉर्निंग वॉक कर रही होती है। उसी दौरान उन्हें कुछ दिखता है, तो वो जल्दी से जाकर देखते हैं। फिर वो पानी में गिर जाता है। जब वो खड़ा होता है तो उसको एक डेड बॉडी का पैर दिखता है। वो फिर बहुत घबरा जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और यह माइकल इंचार्ज होता है। वो डेड बॉडी का चेहरा देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास डेड बॉडी को ले जाया जाता है, जिसकी कंडीशन बिल्कुल ही अजीब थी। आखिर में डॉक्टर को दिखाया जाता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं बॉडी मेल न्यूट्रिशन से मरने की ओर इशारा कर रही है, बॉडी में एक भी वैसी सिस्टम नहीं है। डॉक्टर कहते हैं ये कुछ डिफरेंट और बहुत ही ख़तरनाक है। फिर हमें पूरे शहर का एक खौफनाक सीन दिखाया जाता है कि सब लोग पानी में कूदकर अपनी जान ले रहे थे किसी अनजान कारण की वजह से, जो हमें आगे पता चलेगा। फिर सुबह ये बात ब्रेकिंग न्यूज बनकर टीवी में आती है। जेसन और उसकी फैमिली ये सब देख रही होती है, और जेसन कहता है यह सब एक घटिया झूठ है, मैं जा रहा हूँ अपने बॉस के साथ गोल्फ खेलने। उसकी वाइफ उसे काफ़ी मना करती है कि बाहर मत जाओ, पर जेसन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जेसन और उसके बॉस गोल्फ खेलने की जगह पर पहुँच चुके हैं, जो कि एक लेक के पास होता है। बॉस को लेक में कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगते हैं और पानी में कूदकर अपनी जान ले लेते हैं। जेसन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर बॉस का फेस भी स्टार्च वाली बॉडी के जैसे दिखने लगता है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है। फिर पूरे शहर का एक आउट ब्रेकिंग सीन दिखाया जाता है। सब जगह लोग पानी में कूदकर मर रहे हैं, नाले, तालाब, समुंदर, सब जगह यही सीन था। फिर हमें एक बाथटब में वॉर्म दिखते हैं। उसे लैब में टेस्ट करने पर पता चलता है यह हॉर्स हेयर वॉर्म है, जो इंसेक्ट में एज ए होस्ट रहते हैं। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी नॉर्मली बहुत से पैरासाइट होते हैं जो फीड करते हैं, पर ये हॉर्स हेयर वॉर्म एक म्यूटेट फॉर्म होता है जो सिर्फ इंसेक्ट में होता है। पर अब वो इंसेक्ट के साथ साथ ह्यूमन के बॉडी पर भी काम करने लगा था। अब ये वॉर्म्स बॉडी में होने के कारण बॉडी में कई सारी सिम्पटम्स शो कर रही थी, जैसे कि भूख और प्यास ज़्यादा लगना। अब न्यूज़ में ये बात हर जगह फैल जाती है। अगर नॉर्मली किसी को ज़्यादा भूख या प्यास लग रही है तो वो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए। अगर समुंदर या लेक के भी आसपास गए हो तो भी हॉस्पिटल में जल्दी से जाए, क्योंकि आपको ये डिजीज़ होने का खतरा है। जेसन भागा भागा अपने घर जाता है तो जेन कहती है उनके बच्चे की बर्थडे की सुबह हम लोग पूल गए थे। तो जेसन तीनों को रेडी होने को कहता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तब हम देखते हैं जेसन के बच्चे बहुत ही भूखे और प्यासे हो रहे हैं।
तो हम समझ पाते हैं इनको भी वो डिजीज़ हो चुकी है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई तादाद में लोग भीड़ लगाए रखे और तोड़-फोड़ कर रहे थे। सब चिल्लाकर कह रहे थे कि हमें दवाई दो, हमें ठीक होना है। फिर हमें डॉक्टर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं वर्मिसाइड यूज करने के लिए, यानी एक जहर जो वर्म्स को मार देता है। ये ह्यूमन पर टेस्ट करेंगे, जिसमें इंसानों को नहीं मारेंगे पर इंटेस्टाइन में मौजूद वर्म्स मारे जाएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट एक मरीज पर किया जाता है, पर ये एक्सपेरिमेंट असफल हो। सीन चेंज होता है। लिंडा माइकल को कह रही होती है कि जेसन की फैमिली को ये डिजीज़ हो चुकी है। फिर माइकल भागा भागा अपने भाई से मिलने जाता है। फिर हमें पूरे शहर का एक डरावना नज़ारा दिखाया जाता है। कई लोग चींटियों की तरह इधर उधर मरे पड़े थे। अब सुबह होती है, पूरे शहर में खतरनाक माहौल होता है। तभी एक पेशेंट कंफर्म करता है कि वो एक विंडाजोल नाम का एक ड्रग से ठीक हो गया है। जब ये बात बाहर जाती है तो पूरे शहर के लोग ड्रग्स खरीदने के लिए ड्रग शॉप और हॉस्पिटल में भीड़ लगाए हुए हैं और एक ही दिन में सारे विंडाजोल ड्रग्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। फिर गवर्नमेंट इस ड्रग बनाने वाली कंपनी से मिलती है नए स्टॉक बनाने के लिए, पर कंपनी वाले कहते हैं हमें एक कंपनी टेक ओवर कर चुकी है और हमारी विंडाजोल बनाने वाली मशीन भी ख़राब हो चुकी है। फिर गवर्नमेंट कहती है हमें आप अपनी ड्रग कंपोजिशन बता दीजिए जिससे कि हम ड्रग बना सकें, पर कंपनी वाले कहते हैं अगर हमने हमारा कंपोजिशन बता दिया तो दूसरी कंपनी हमारे ड्रग्स बनाएंगी, जिस वजह से हमारा काफ़ी नुकसान होगा। कंपनी का सीईओ कहता है हमारी मेजर स्टॉक होल्डर से रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि गवर्नमेंट उनसे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये इलीगल होता। वो चाहे तो कंपनी को बैन कर सकते थे या हैवी टैक्स मांग सकते थे, पर वो किसी भी तरह से उन्हें कंपोजिशन के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है, उसे इसी कंपनी का कोई बंदा मिल जाता है। वो उसे काफ़ी टॉर्चर करता है, तो वो बताता है 5 साल पहले हमारी कंपनी इन्हीं बीमारी पर रिसर्च कर रही थी। ब्रेन को कंट्रोल कर सकते थे, लाइक जैसे कि हमने देखा लोग पानी में कूदने पर मजबूर हो जाते थे। तो कंपनी वाले रिसर्च आगे बढ़ाते हैं, एक नई दवाई बनाने की कोशिश करते हैं जिससे मेडिसिन मार्केट में रिवॉल्यूशन ला सके। ये दवाई ब्रेन डिजीज़ के लिए, पर दूसरे साल में उनकी कंपनी को और कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है और यह रिसर्च शट डाउन कर देती है। सारे रिसर्चर्स गुस्से में आकर एक प्लान बनाते हैं, वो इस पैरासाइट को समुद्र में डाल देंगे और लोग गुस्से में मरने लगेंगे और फिर वो लोग विंडाजोल को शुरू में हटा देंगे और अचानक मार्केट में लॉन्च कर देंगे। इससे उनकी शेयर्स तेज़ी से ऊपर होंगी, उनका फ़ायदा ही होगा। माइकल फिर उसे बहुत मारता है और विंडाजोल वाली लोकेशन लेता है। माइकल अपने भाई जेसन को लेकर अड्डे में पहुंचते हैं, पर वो अचानक से कोई आकर सब कुछ जला देता है और रिसर्चर्स को भी मार देता है। दूसरे दिन कंपनी वाले गवर्नमेंट को कहते हैं आपको हमें 5 बिलियन देने होंगे और ये कंपनी आपकी हो जाएगी और फिर हमारी कंपोजिशन से विंडाजोल बना सकते हो। सारे ऑफिसर्स मना करते हैं कि कंपनी का रियल प्राइस 700 मिलियन होता है, पर कंपनी वाले मौके का फ़ायदा उठाकर 7 गुना ज़्यादा ले रहे थे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें लोगों की प्रोटेक्शन पहले देखनी होगी। फिर हमें दोनों भाई माइकल और जेसन को दिखाया जाता है। वो लोग किसी तरह से अड्डे से बाहर आ जाते हैं। अड्डे से बाहर आकर देखते हैं सारी विंडाजोल जल चुकी है और जेसन के फैमिली को बचाने का एकमात्र तरीका अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ जेसन की वाइफ और उसके बच्चे बहुत ही बुरी कंडीशन में क्वारंटाइन में रखा गया था उन्हें, और उनसे फ़ोन, खाना पीना सब कुछ छीन लिया गया था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो लोग आखिरी बार जेसन को कॉल करते हैं और कहते हैं प्लीज़ जल्दी से दवाई लेकर आओ। फिर हमें जेसन का भाई माइकल को दिखाया जाता है, जो जाकर ये पता लगाता है कि आग लगाने वाला बंदा कौन था। हमें यहाँ पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो पेशेंट विंडाजोल लेकर ठीक हुआ था वही होता है आग लगाने वाला। वो एक रिसर्चर होता है जो इसी बीमारी पर रिसर्च किया होता है। आपको याद होगा आग लगाने से पहले माइकल ने उस कंपनी के एक बंदे को टॉर्चर किया था। वो बंदा इस पूरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। वो यहाँ इसलिए रुका था ताकि वो इस दवाई को देख सके। बाकी सारे रिसर्चर देश छोड़कर भाग चुके हैं। जिस बंदे ने इस रिसर्चर टीम वाले को मारा था वो उस कंपनी का सीईओ का दोस्त होता है और रिसर्चर ने ही आग लगाई होती है। अब सीईओ का प्लान ये था कि शेयर्स ऊपर जाएंगे, वो लोग पैसा कमाएंगे और यहाँ गवर्नमेंट भी 5 बिलियन देने वाली है, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फिर हमें प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो डॉक्यूमेंट में साइन करने ही वाले होते हैं कि तभी एक बंदा आकर उन्हें सब कुछ सच बता देता है और सीईओ को पकड़ कर ले जाया जाता है। गवर्नमेंट बाकी सारी फार्मा कंपनी को यह जिम्मा देती है कि इस कंपोजिशन से दवाई तुरंत बनाया जाए
और विंडोज़ बनाने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, पर इसी दौरान काफ़ी लोग मरेंगे, इंक्लूडिंग जेसन की फैमिली भी। फिर हमें जेसन को दिखाया जाता है, वो अपने केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज करता है और कहता है अगर विंडोज़ वाली दवाई नहीं हो क्या क्रूड ड्रग से भी हम लोगों को बचा सकते हैं। तो जेसन पब्लिकली सबको बताता है और सब उसका साथ देते हैं। वो लोग गार्ड्स को हराकर क्रूड ड्रग ले लेते हैं और अपने वाइफ और बच्चे को भी बचा लेता है। पूरा शहर अब नॉर्मल होने लगता है। फिर हमें एंड में दिखाया जाता है जेसन और उसकी फैमिली अम्यूज़मेंट पार्क में एंजॉय कर रही होती है। जेसन कहता है चलो वैकेशन पर चलिए। फिर उसकी वाइफ कहती है बाहर ऐसी कंडीशन तो नहीं होगी ना जैसे हमारे देश में थी। फिर हम देखते हैं न्यूयॉर्क में एक बंदा इसी तरह पानी में डूबकर मरा हुआ है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।